हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा किसानों नगर 600 पूर्व से 600 ईस्वी के बारे में। इसमें हम आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट कर लेते हैं वैदिक काल से, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में क्या था कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की। यानी इस काल में क्या हुआ था, वैदिक काल में, कि सिंधु नदी के किनारे जो भी लोग रहा करते थे उन्होंने एक ऋग्वेद नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की। ऋग्वेद जो है वो भारत की सबसे पुरानी रचना माना जाता है। यानी कि जो ऋग्वेद है, ये जो एक ग्रंथ है ऋग्वेद, ये सबसे पुरानी एक रचना माना जाता है भारत की। और इस काल में मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके को भी सामने आए, जिसमें महापाषाण के नाम से खियात पत्थरों से बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। यानी इस समय पे क्या हुआ था, इस काल में क्या हुआ कि दक्षिण भारत में जिस तरीके से जो शवों को दफनाया जाता था या उनका जो अंतिम संस्कार किया जाता था, उसके भी तरीके जो है हमें देखने को मिले हैं। कुछ जो होते हैं वो महापाषाण, जो अलग ही तरह के पत्थरों के ढांचे हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। शवों के साथ लोहे के बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। यानी जो शव होते थे, जैसे मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु के बाद जिन लोगों को दफनाया जाता था उनके साथ लोहे के बने जो उपकरण होते थे उनको भी दफनाया जाता था, और उनके हथियार जो होते थे उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि बस्तियां अस्तित्व में आई। यानी जो भारत का जो उपमहाद्वीप है उसमें हमें क्या देखने को मिली है, कुछ ऐसी बस्तियां भी देखने को मिली है जहां पर कृषि यानी खेती की जाती थी। नेक्स्ट है, दक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के सबूत मिले हैं। यानी दक्कन में और दक्षिण भारत में हमें चरवाहा बस्तियाँ जो हैं उनके भी सबूत देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे का इस्तेमाल इस समय आरंभ हो गया। यानी इस समय क्या स्टार्ट हो गया, लोहे का इस्तेमाल होना जो है वो शुरू हो गया। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की रचना जो है इसी काल में की गई। इसे आर्यों का काल भी कहा जाता है। यानी ये जो वैदिक काल था ये किसका काल था, आर्य, यानी आर्य जो वंश है इसका काल भी इसको माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रियदर्शी और प्रिंसेप। यानी प्रिंसेप और प्रियदर्शी का क्या अर्थ है, यानी कौन है ये, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए 1830 में क्या हुआ था, 1830 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणी और खगोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। तो 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कार्य करते थे जेम्स प्रिंसेप, ये हैं जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने क्या किया था, खगोष्ठी और ब्राह्मणी लिपि का जो है वो अर्थ निकाला। प्रिंसेप ने देखा कि अधिकांश सिक्कों और अभिलेखों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा था। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, देखिए ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रियदर्शी का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है मनोहर मुख आकृति वाला जो राजा होता है, यानी कि जिसका जो मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा मनोहर होता है, यानी देखने में लुभान्वित करने वाला, सबको इस तरीके का जिसका फेस होता है। यानी प्रियदर्शी का अर्थ ही होता है के मनोहर मुख आकृति वाला राजा, उसका नाम जो है अभिलेखों पर लिखा मिला है। कुछ पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। यानी अशोक भी कैसा माना जाता था, मनोहर मुख आकृति वाला राजा माना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था। यानी अगर हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें, मिसप्रिंट को सही कर देना, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या है, जो अशोक राजा थे वो सबसे ज़्यादा जो थे वो प्रसिद्ध और लोकप्रिय शासक रहे हैं। चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है। यानी क्यों 6ठी शताब्दी को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट इसका यह है कि यहाँ पर क्या है, लोहे का जो है वो उपयोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोहे का जो निर्माण है वो किया जाने लगा। शुरुआती राज्यों एवं नगरों का विकास होने लगा। अब धीरे धीरे क्या है, राज्य और नगर बनने लगे। सिक्कों का विकास हुआ, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो समाप्त हो गई। और अब जो लेन देन होता था वो किसके अकॉर्डिंग होता था, सिक्कों के अनुसार किया जाता था। इसी काल में 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, बौद्ध और जैन धर्मों का भी जो है वो विकास होने लगा। यानी जो भारत में धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी वो बढ़ने लगे।
अब हम बात कर लेते हैं महाजनपद के बारे में कि महाजनपद क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मगध। इसमें हम 16 महाजनपदों के बात कर लेते हैं। मगध जो थे, महाजनपद जो थे वो 16 थे, जिसमें से कुछ नाम आपको इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है मगध, काशी, कौशल, अंग, वज्जी, मल्ल, शेदी, वत्स, करु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेना, अवंती, गांधार, कंबोज और अश्मंग। अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता था, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो महाजनपद होते थे उस पर शासन कौन करता था? राजा करता था। परंतु गढ़ एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी कहीं कहीं क्या होता है, जो गढ़ है या संघ है वहाँ पर कौन शासन करता था? मान लो कुछ समूह है, वो समूह मिलकर आपस में क्या करते थे? शासन करते थे, जिसका एक लीडर होता था और उसी को ही क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। ये महावीर एवं भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित हैं। वज्जी संघ की तरह ही कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यानी वज्जी जो है, वज्जी में कौन नियंत्रण रखता था? सामूहिक नियंत्रण होता था। यानी वहाँ पर बहुत से लोग हुआ करते थे, जिसमें से एक जो है वो राजा होता था, वो इस पर क्या करता था? अपना शासन करता था। इसमें पहला पॉइंट है, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले द्वारा घेरा जाता था। हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी और इसको चारों तरफ से किससे घेरा जाता था? किले से घेरा जाता था सुरक्षा के लिए। शासक जो है वो किसानों और व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे ताकि सेना और नौकरशाही का खर्चा चलाया जा सके। जो शासक होते थे वहाँ के, वो क्या करते थे? किसानों और जो व्यापारी होते थे उनसे टैक्स लिया करते थे। अब टैक्स किस लिए लिया करते थे? क्योंकि राजा के पास क्या, सेना भी होती थी और नौकरशाही भी होती थी, तो उनका जो खर्चा है वो चलाने के लिए, चारे के लिए या फिर तनख्वाह के लिए उनको किसकी ज़रूरत होती थी? पैसों की ज़रूरत होती थी, जो उनको किसके थ्रू आता था? टैक्स के थ्रू आता था, किसानों और व्यापारियों से। तो इससे जो है उसका खर्चा चलता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है, संपत्ति जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना वैध माना जाता था। यानी अब क्या है, अब तो ये युद्ध हो जाता है, और पहले जो युद्ध होता था इसको लीगल माना जाता था, इलीगल नहीं माना जाता था। यानी संपत्ति अगर उनके पास नहीं है और वो जुटाने के लिए किसी दूसरे राज्य पर अटैक करते हैं तो उसको क्या है? लीगल माना जाता था। फोर्थ पॉइंट है आपका, कुछ राजाओं ने अपनी स्थायी सेनाएं एवं नौकरशाही तंत्र भी तैयार कर लिया था ताकि राजा अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय किसानों से तैयार किया जाता था। कुछ राजाओं ने अपनी स्थायी सेनाएं एवं नौकरशाही तंत्र भी तैयार कर लिया था, बाकी राजा अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सॉरी, ये दोबारा सेम पॉइंट दोबारा ऐड हो गया है। यानी कि देखिए क्या होता था कि राजाएं क्या करते थे, कुछ अपनी स्थायी सेनाएं जो हैं उनको तैयार कर लिया करते थे, नौकरशाही भी तैयार कर लिया करते थे, जो किससे करते थे? वो किसानों पर। यानी वो किससे, इन लोगों की भर्ती क्या करते थे? किसानों में से इनको चुन लिया जाता था। और राजा जो थे वो किस पर निर्भर रहते थे? सेना पर निर्भर रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई भी युद्ध हो रहा है या अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्हें सेना की तो आवश्यकता पड़ती ही थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मगध के। मगध काय को किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसमें कौन कौन से परिवर्तन जो है वो देखने को मिले। मगध की बात कर लेते हैं। 6ठी से 4थी शताब्दी में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यानी मगध कहाँ पर स्थित है? अभी मगध जो है वो आपका आधुनिक बिहार में जो है वो स्थित है। अब ये क्या है, 4थी और 6ठी शताब्दी में क्या बन गया? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध क्षेत्र में खेती की उपज काफ़ी अच्छी होती थी। सबसे पहला पॉइंट है ये क्यों बना के, सबसे पहले तो इसकी खेती जो थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। दूसरा है कि मगध में लोहे की खदान थी, वर्तमान झारखंड में, यानी वहाँ पे जो थी वो लोहे की खदानें थी जो वर्तमान झारखंड में है, जिससे औजार और हथियार बनाना संभव था या सरल था। यानी वहाँ पे क्या था कि लोहे के खदानें भी हमें देखने को मिली है जो झारखंड में है आज के समय में, जिससे हथियार और औजार बनाए जाते थे। वहाँ पर अच्छी जो थी वो उपज होती थी, अच्छी खेती होती थी। और जंगली इलाकों में जो है वहाँ पर वो जो हाथी थे वो भी उपलब्ध थे, जो सेना का महत्वपूर्ण अंग था। यानी जो जंगली इलाकों में हाथी जो हमें देखने को मिलते हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? इनका इस्तेमाल किया जाता था सेना में। यानी जब भी युद्ध होता था या किसी पे अटैक होता था तो उस दौरान जो है हाथियों का जो बहुत ही यूज़ किया जाता था।
नेक्स्ट पॉइंट है गंगा और इसकी सहायक नदियों से आवागमन जो था वो सस्ता और सुलभ था, यानी बहुत ज़्यादा इजी था और आवागमन सस्ता भी था, यानी इसमें ज़्यादा जो है वो किराया भाड़ा जो हम कहते हैं उस समय तो था नहीं, तो वो जो है नदियों के थ्रू ही क्या करते थे, अपना आवागमन करते थे। सड़कें ज़्यादा थी नहीं तो वो पानी के ज़रिए अपना आवागमन करते थे। तो गंगा और इसके सहायक नदियों में जो आवागमन था वो सस्ता भी था और सुलभ भी था। हालांकि जैन और बौद्ध ग्रंथों सफलता का श्रेय इसके शासकों की नीतियों को देते हैं, यानी अगर हम देखें कि जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो उनके पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके, उसमें हमने ये देखा है कि उन्होंने इन सब चीज़ का जो क्रेडिट दिया है वो किसको दिया है, यहाँ के शासकों को दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रारंभ में जो राजगाह होता है, राजगाह मतलब आधुनिक राजगीर में मगध की राजधानी था। राजगाह जो था वो मगध की राजधानी था, जिसका अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। राजगाह का क्या अर्थ होता है, राजाओं का घर। यह आपका एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। जो क्या था कि पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था राजगाह और एक किलेबंद शहर था। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हर शहर की क्या होती थी, एक राजधानी होती थी जिसको क्या किलों से घेर लिया जाता था। उसी तरह जो मगध की जो राजधानी थी वो राजगाह था। राजगाह का अर्थ होता है राजाओं का घर, और इसको भी क्या किया गया था, किलों से, यानी इसको भी किलेबंद किया गया था। 4वीं शताब्दी यानी 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, यानी इसकी मगध की जो राजधानी है उसको चेंज करके 4वीं शताब्दी में क्या बना दिया गया, पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया, जिसे आप पटना के नाम से भी जाना जाता है। यानी आज के प्रेजेंट टाइम में इसे पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करने के लिए की, यानी जो मौर्य वंश की स्थापना हुई उसने क्या किया, चाणक्य की सहायता से क्या की, धनानंद को पराजित किया, उसको हराया। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था इनका अगर हम शासन की बात करें तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसको फैलाया। और सम्राट अशोक ने कलिंग यानी वर्तमान में जो उड़ीसा है उसको पराजित करके मौर्य वंश में मिला लिया, यानी उसने उसको हराकर मौर्य वंश जो था उसमें उसको मिला लिया। मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं। हम देखिए किसी भी चीज़ की अगर हमें जानकारी हो चाहिए या उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कोई ना कोई स्रोत की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो हमें मिलती है जानकारी वो मूर्ति कला से मिलती है। कोई ना कोई ऐसी सभ्यता रही है, ऐसे साम्राज्य रहा है जहाँ पर उनके स्रोत की कुछ ना कुछ मूर्तियाँ हमें मिल जाती हैं, अभिलेख मिल जाते हैं या कुछ उनके बौद्धिक या पौराणिक ग्रंथ मिल जाते हैं। तो इसी तरह मौर्य वंश जो है, यहाँ पे बिंदी आएगी, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ से मिलते हैं, सबसे पहला मूर्ति कला से। नेक्स्ट है हमारा समकालीन रचनाएं जैसे कि इंडिका, जिसके लेखक मेगास्थनीज थे, यानी इंडिका से हमें इसकी जानकारी मिलती है जो हमें क्या, जिसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तीसरा है कौटिल्य द्वारा उचित अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित पुस्तक है, यानी कौटिल्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र। ये क्या थी, ये राजनीति किस तरीके से चलाई जाती है उसके सभी नियम और कानून उसमें लिखे गए थे। नेक्स्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों से भी हमें इसके बारे में जो है जानकारी मिलती है। 5th पॉइंट है आपका अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभ, इन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी अशोक ने क्या बनवाया, एक पिलर बनवाया जिस पर उसने बहुत सी जो है रचनाएं लिखवाई या बहुत से जो है नाम या कोई इन्फॉर्मेशन लिखवाई, जिससे हमें क्या मिलता है, उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका मौर्य युगीन सिक्के, यानी मौर्य काल में चलाए गए सिक्के, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। और अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों एवं प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों एवं पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। यानी अशोक ही ऐसा पहला राजा था, ऐसा पहला सम्राट था जिसने सबसे पहले अपनी प्रजा के लिए प्राकृतिक पत्थरों पर और पॉलिश किए हुए पत्थरों पर अपने जो संदेश हैं उनको लिखवाया था। मौर्य साम्राज्य देखिए, ये है मौर्य साम्राज्य का उस दौरान को जो है इंडियन का मैप, उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा फैला। चलिए ये आपका पार्ट 1 जो है यहीं पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।